आपके प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास लेकर के आया हूं और आज इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल की क्लास से हम लोग इस पर सवालों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के सवाल आपके ग्रुप डी में आते हैं, उसी प्रकार के सवालों को टाइप वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है प्रश्नों को हल करेंगे। फटाफट कॉपी और कलम को उठा लीजिए और चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। पिछली क्लास में हम लोगों ने दशमलव संख्या को पूरी तरीके से पढ़ा। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक आपका शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, एक पुनरावृत्त और एक अपुनरावृत्त। पुनरावृत्त को ही आवर्त दशमलव कहते हैं और उन सबको हम लोग परिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं, और अपुनरावृत्त को अनावर्त कहते हैं, उन सबको हम लोग अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। यहां तक की चर्चा कंप्लीट हो गई थी। आज की कहानी में हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे, इंटीजर के बारे में जानेंगे। पूर्णांक, आज की कहानी में हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? पूर्णांक। इसी पूर्णांक में आप चाहे किसी को भी रख सकते हैं। मैं सम संख्या बोलूं, विषम संख्या बोलूं, भाज्य बोलूं, अभाज्य बोलूं, ये सभी के सभी, प्राकृतिक संख्या बोलूं, सभी के सभी पूर्णांक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण हो, न कहीं कटा हो, न कहीं फटा हो, न कहीं दशमलव हो, न कहीं कर्णी हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। जैसे पूर्णांक में आप देखेंगे तीन प्रकार के पूर्णांक देखे जाते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के देखे जाते हैं? तीन प्रकार के। सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5। ये 5 पूर्णांक है। किस प्रकार का पूर्णांक है? तो धनात्मक पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि यहां न तो कहीं दशमलव है, न तो कहीं बटे में कुछ है, न तो ये कर्णी में है, पूरी तरीके से ये क्या है? फ्री है, स्वतंत्र है। ठीक ना? तो पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो सुन लीजिएगा। एक है आपका ऋण पूर्णांक, जिसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। एक है आपका शून्य पूर्णांक, जिसको हम लोग न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। और एक है आपका धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जैसे माइनस इनफाइनाइट से आप चलते आइए, -6, -5, -4, -3, -2 और कितना? -1। ये सभी के सभी जो नंबर हैं ये पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक में किस प्रकार के पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है या नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद अब आपको अगली संख्या शून्य मिलेगी। ये शून्य भी पूर्णांक है, और किस प्रकार का पूर्णांक है? तो न्यूट्रल इंटीजर है या इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। अब इसके बाद जितने भी नंबर आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी के सभी इनफाइनाइट तक, अनंत तक जितने भी नंबर अब आप लिखेंगे ये सभी के सभी धन पूर्णांक की श्रेणी में आएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे पूर्णांक कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है? 3 प्रकार का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, इन सभी की सभी धनात्मक पूर्णांक को हम एक और नाम से जानते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक ना? 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी आपके पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक हैं, उन सभी को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनसे हम गिनने का काम करते हैं। और आपको मालूम है कि काउंटिंग या गिनती कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कभी आपने सुना है कि -5 समोसा खा गए, -8 रसगुल्ला खा गए? ऐसा नहीं ना। आप 1, 2, 4, 10, 5 ही सामान खाते हैं। तो जो भी हम काउंट कर सकते हैं उन सभी नंबरों को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में
यदि मेरे प्यारे बच्चों हम इस जीरो को भी शामिल कर लें, इस प्राकृतिक संख्या में यदि हम इस जीरो को भी शामिल कर लें, तो अब ये जो समूह बनेगा, समूह या ये जो अब समुच्चय होगा, ये जो समुच्चय होगा, इस समुच्चय को अब हम पूर्ण संख्या का नाम देंगे। इसका नाम देंगे पूर्ण संख्या। इसको आप होल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब समझिएगा, यदि प्राकृतिक संख्या के सीरीज में, समुच्चय में हम जीरो को भी शामिल कर ले, तो ये पूरा का पूरा समुच्चय, पूरा का पूरा सेट पूर्ण संख्या कहलाएगा। केवल व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो है जीरो पूर्ण संख्या नहीं है, जीरो के साथ साथ पूरे प्राकृतिक संख्या का समूह, समुच्चय, सेट जो है वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। यदि मैं कहूं शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्णांक है, शून्य पूर्ण संख्या नहीं है। एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूरा समूह क्या है, तो ये पूरे समूह को आप क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है, पर आपका होल नंबर है। अब इसमें किसी की कमी नहीं रह गई, इसलिए पूर्ण हो गया। क्लियर है, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि पूर्णांक के आपके तीन क्लासिफिकेशन, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और न्यूट्रल इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और यदि इस नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लें तो इस पूरे सेट को हम होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर भी नहीं बल्कि होल नंबर कहते हैं। यहां तक बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, पूर्णांक का अगला क्लासिफिकेशन। पूर्णांक का अगला क्लासिफिकेशन, जितने भी पूर्णांक हैं यदि हम सभी सम संख्या और सभी विषम संख्या को मिला दें, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, जितने भी सम और विषम है इन सबको भी यदि मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएंगे, आपके पूर्णांक बन जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है, आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद जीरो भी आपका क्या है, पूर्णांक ही है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब भी आपके क्या है, पूर्णांक है। तो ये पूरा का पूरा पूर्णांक ही आपको दिखाई दे रहा है तीनों प्रकार का। अब सुनना, ये कैसे मिलकर के सम और विषम होते हैं, ये समझना हमारी बात को। सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा कट जाती है। विषम संख्या का कोई भी डिफिनेशन नहीं है। जो सम संख्या से बच गया कटने से वो विषम संख्या की तरफ चला जाएगा, उसकी पाली में चला जाएगा। मतलब ये हुआ, सम संख्या वो संख्या है जो दो से पूरा पूरा विभक्त होती है, जो दो से विभक्त नहीं होगा वो विषम संख्या कहलाएगा। एक लाइन की बात। सबसे छोटी यदि मैं विषम संख्या आपसे पूछूं तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, और सबसे छोटी सम संख्या पूछूं तो वो होगा 2। अगली सम संख्या या अगली विषम संख्या लाने के लिए आपको 2-2 जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि अगली सम संख्या, तो 2 दूना 4, 4 के बाद अगली सम संख्या, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 के बाद अगली सम संख्या, तो 6 में 2 जोड़िए 8। बात समझ में आ रही है? 2, 4, 6, 8, यानी 2-2 जोड़ते जाइए, अगली सम संख्या आपको मिलती जाएगी। 1 के बाद अगली सम संख्या 2 जोड़िए 3, 3 के बाद अगली सम संख्या 2 जोड़िए 5। ऐसे ही आपको विषम संख्या भी निकालनी हो तो आप उसमें 2-2 जोड़ते जाइए, आपको विषम संख्या मिलता जाएगा। अब सुनना, क्या ये -6 2 से नहीं कटेगा? तो आप कहेंगे एकदम कटेगा, 2 3 6, -3 इसका रिजल्ट आएगा। क्या -4 2 से नहीं कटेगा? एकदम कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर है वो भी क्या है, सम संख्या है यदि 2 से कट रहे हैं तो, और जो 2 से नहीं कट रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। अब सुनना हमारी बात को, मैं कहूं कि -6 यदि सम संख्या है तो अगली सम संख्या क्या होगी, इसको जानने के लिए इसमें आप 2 जोड़ेंगे, तो -6 में से 2 चला जाएगा, आपका क्या बचेगा, -4 बचेगा। -4 के बाद अगली सम संख्या निकालनी है तो फिर से वापस उसमें 2 जोड़ेंगे, तो 4 में से 2 गया 2, -2 हो जाएगा।
-2 के बाद अगली सम संख्या आपको निकालनी हो तो आप फिर से वापस इसमें 2 जोड़ेंगे, +2 से -2 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। मतलब 0 भी आपका क्या है, एक सम संख्या है। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर के साथ साथ 0 एक सम संख्या भी है। इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। 0 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। यदि 0 को आप यहां नहीं लिखेंगे तो इन दोनों नंबरों के बीच में 4 का डिफरेंस हो जाएगा, जबकि नियम यह है कि 2 लगातार सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी संख्याएं जो आप देख रहे हैं ये भी सम और विषम है, ये भी पूरी की पूरी संख्याएं देख रहे हैं ये भी सम और विषम है, 0 भी एक सम संख्या है। तो ये सब मिला करके सम और विषम जो है क्या कहलाएंगे, पूर्णांक जो है कहलाएंगे। तो जितने भी पूर्णांक हैं उनको हम सम और विषम में भी डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी भी, पहला सुनिएगा, किसी भी सम संख्या में यदि हम एक सम संख्या कोई भी जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट आप ध्यान देना सम संख्या ही मिलेगा। दूसरी बात, किसी भी विषम संख्या में यदि आप वापस से कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट विषम संख्या ही मिलेगा, सॉरी आपको रिजल्ट जो है सम संख्या ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। यदि आप किसी विषम संख्या में आप कोई सम संख्या जोड़ते हैं तब जाकर के आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक विषम संख्या मिलेगा। कहने का मतलब यह है यदि समान चीजों को जोड़ेंगे तो आपको सम मिलेगा। समान मतलब सम में सम जोड़िए, विषम में विषम जोड़िए। समान चीजों को जोड़ने पर आपका जो उत्तर, जो रिजल्ट मिलेगा वो सम में मिलेगा, और असमान चीजों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपको किस में मिलेगा, विषम में मिलेगा। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम पूर्णांक का लास्ट और अंतिम क्लासिफिकेशन देखेंगे। भाज्य संख्या, जिनको हम लोग कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, है ना। न तो भाज्य न ही अभाज्य, और तीसरा है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो पूर्णांक का तीसरा और अंतिम क्लासिफिकेशन भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और तीसरा है न तो भाज्य न ही अभाज्य, ठीक है। अब समझिएगा हमारी बात को ध्यान से। कोई भी नंबर आप ले लें, दुनिया का संख्या अंक ले लें, तो किसी भी अंक के कम से कम 2 गुणनखंड होते ही होते हैं, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आप मुझे बताइए 5 जो है 1 से कटेगा, हर संख्या का ये दोनों गुणनखंड होगा ही होगा। एक तो 1 होगा, दूसरा उस संख्या अपनी खुद की गुणनखंड होगी। कोई भी संख्या 2 संख्या से कटेगा ही कटेगा। एक तो खुद से कटता है 5 इकाइयां 5, और एक 1 से कटता है 1 5 5। यदि इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड निकल करके आ गया तब तो वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। और यदि किसी संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड निकल के आ रहे हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हमने ले लिया 9, आप मुझे बताइए 9 का तो ये 2 गुणनखंड तो होगा ही होगा, एक तो 90 होगा और एक 1 होगा। अब देखिए क्या ये नंबर और किसी से कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 3 से भी कट रहा है। तो जैसे ही इसका कोई तीसरा गुणनखंड निकल के आ जाए तब वो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और यदि इसके केवल 2 ही गुणनखंड होते प्यारे बच्चों तो ये संख्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के रूप में जानी जाती। बात समझ में आ रही है। अब सुनिएगा, एक नंबर ऐसा है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो नंबर कौन सा है, 1।
ये एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही गुणनखंड है, वो भी स्वयं एक। अब बताइए कोई इसका कोई दूसरा गुणनखंड बता दे, तो इसका कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो यदि दो गुणनखंड होते इसके तब तो ये अभाज्य होता, दो से ज्यादा होते तो ये भाज्य होता, लेकिन न तो दो है न तो दो से ज्यादा है, इसलिए ये तो न तो भाज्य की श्रेणी में होगा और न ही अभाज्य की श्रेणी में होगा। तो एक प्यारा सा सवाल यहाँ पे आपको बन सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो वो संख्या हमारी कौन सी है? वो संख्या हमारी एक है। ठीक ना। अब मैं आपसे कहूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक तो होगा नहीं, दो के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, फिर 5, 7, 11, ऐसी अनंत अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। मैं कहूं सबसे छोटी भाज्य संख्या एक हुआ नहीं, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, देखिए 4 वहां गायब है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ऐसी अनंत भाज्य संख्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि पूर्णांक के तीसरे क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य न तो अभाज्य है? वो है आपका 1। अब देखिए इकलौता अभाज्य में ये 2 ऐसा नंबर है जो कि कैसी संख्या है? सम संख्या है। इकलौता 2 अभाज्य में ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है। बाकी जितने भी आपको अभाज्य संख्या देखने को मिलेगा वो सभी की सभी संख्याएं सम से नहीं बल्कि वो किससे बनी होंगी? विषम संख्या से बनी होंगी। जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों, वो सभी की सभी विषम संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, केवल इकलौता 2 को छोड़कर। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक अभाज्य पर। ये अभाज्य संख्या क्या है? अगला टॉपिक हमारा ये अभाज्य संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या आप अपनी भाषा में ये समझ ले ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 जितने भी आप नंबर देख रहे हैं, ये किसी संख्या को हिम्मत ही नहीं है कि वो उन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। किसी संख्या की इतनी औकात ही नहीं है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य, जिनको कोई भी भजा नहीं पाएगा, कोई भी भिड़ा नहीं पाएगा, वो सभी के सभी अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ये जो अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं 1 से लेकर के 50 तक में टोटल कितने हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 15। मैं कहूं कि 50 से 100 तक में कितने हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 10। तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 से 100 तक में टोटल कितने हो गए? 15 उधर, 10 इधर, 15, 10, 25। मैं कहूं कि 1 से, या मैं कहूं 100 से 200 तक में कुल कितने प्राइम फैक्टर या अभाज्य संख्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए 21। अब आप मुझे बताइए 1 से 200 तक में कितने हो गए? 1 से 200 तक में कुल कितने प्राइम फैक्टर हो गए? 5, 1, 6, 2, 2, 4 कितने हो गए? 46 हो गए। तो इन बातों को आपको एकदम याद करना है। कभी कभी डायरेक्ट इसी पर सवाल आ जाता है कि 1 से लेकर के 200 तक में या 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप इन्हें इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अभाज्य संख्या के अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, अभाज्य संख्या के जोड़ों की तरफ। अभाज्य संख्या तो आपने देख लिया। अभाज्य संख्याओं के जोड़े कुल कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? अभाज्य संख्या का जोड़ा कुल कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? ये जो जोड़ा मैं बता रहा हूं ये आपको एलसीएम में, एचसीएफ में और कई जगहों पर काम में देगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं कुल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की।
एक का नाम है आपेक्षित अभाज्य संख्या, दूसरे का नाम है सह अभाज्य संख्या और तीसरे का नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। तीसरे का नाम है प्यारे बच्चों जुड़वा अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या कुल 3 प्रकार से देखी जाती है, आपेक्षित अभाज्य, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य। अब हम समझेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य क्या, इधर से इधर समझते हुए चलेंगे, ठीक ना या हम इधर से इधर ही समझते हुए चलते हैं, किधर से भी समझे कोई दिक्कत नहीं है। आपेक्षित अभाज्य संख्या क्या है इसको समझ लीजिए। ये क्या कहता है, ये एक बात कहता है कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी संख्या कॉमन न हो वो सभी की सभी आपेक्षित अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाएगी। जैसे मैंने 9 लिख लिया और 25 लिख लिया, ये एक संख्या का जोड़ा मैंने लिख लिया 9 और 25। आप देख रहे हैं 9 जो है अभाज्य नहीं है, भाज्य है, 3 से कटता है। 25 भी भाज्य है, 5 से कटता है। लेकिन ये जोड़ा जो है, इस जोड़े को मैं आपेक्षित अभाज्य संख्या कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपेक्षित अभाज्य कहता है ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें कोई भी संख्या कॉमन न हो, उन सभी को हम आपेक्षित अभाज्य संख्या का जोड़ा कह सकते हैं। जैसे बताइए, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 9 को भी काट दे और 25 को काट दे। 3 9 को काटेगा लेकिन 25 को नहीं काटेगा, और 5 25 को काटेगा लेकिन 9 को नहीं काटेगा। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। एक कॉमन वाला समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 12 और 16, मैं बोलूं कि क्या ये जोड़ा आपेक्षित है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 12 और 16 में 4 कॉमन है। 4 से देखिए 12 भी कट रहा है और 4 से 16 भी कट रहा है, तो ये जोड़ा आपेक्षित अभाज्य का जोड़ा नहीं है। आपेक्षित अभाज्य का जोड़ा वही होगा जिसके बीच में कोई नंबर कॉमन न हो, चाहे वो संख्या अभाज्य संख्या से बना हो, चाहे वो संख्या भाज्य संख्या से बना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आ जाइए सहअभाज्य। सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब अभाज्य। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या से बना हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5। सह मतलब साथ की, जो सह मतलब साथ के जो नंबर होने चाहिए वो अभाज्य होने चाहिए। एक लाइन की बात ये बोलता है कि एक लाइन की बात सुनो, हमारे में तुम उन्हीं को रखोगे जिसमें दोनों के दोनों नंबर अभाज्य से ही बने हो। 3 और 5 देखिए दोनों के दोनों अभाज्य हैं। और एक चीज और जान लीजिएगा, सहअभाज्य संख्या का जो जोड़ा होता है उसमें दोनों के दोनों नंबर अभाज्य से तो बने ही होते हैं, और अभाज्य संख्याओं के जोड़े में कुछ भी कॉमन मिलने वाला बात ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इनको हम उठा करके यहां पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है। और ये यही कहते हैं कि हमारे यहाँ भाज्य संख्या से बना लिखो जोड़ा, चाहे अभाज्य संख्या से बना हुआ जोड़ा लिखो, बस उसमें कुछ कॉमन मिलना नहीं चाहिए। और इसमें का कोई एग्जांपल बताइए, 7 और 11, 17 और 29, कुछ भी लिखिए, बस वो किससे बने होने चाहिए, अभाज्य संख्या से बने होने चाहिए। जुड़वा अभाज्य में आ जाइए। ये कहता है ऐसी संख्याओं का जोड़ा आप हमारे में लिखिए जिसमें जिसकी दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य से बना हो, साथ ही साथ जुड़वा। जुड़वा का मतलब हुआ उसमें केवल और केवल 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। इस प्रकार के जोड़ों को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या का जोड़ा कहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी नंबर आप लिख रहे हैं, पहली बात तो वो अभाज्य से बने हैं, दूसरी बात कि इनके बीच में आप देखिए 5 और 3 में 2 का अंतर, 7 और 5 में 2 का अंतर, 13 11 में 2 का अंतर,
19 और 17 में भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ऐसे नंबर को आप जुड़वा अभाज्य संख्या में लिखेंगे। यहां पर 7 11 का जोड़ा आप लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, भले ही ये अभाज्य संख्या से बने हैं तो भी इसको इधर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पहला शर्त तो ये कह रहा है कि पहला शर्त तो हमने आपका मान लिया, हमने दोनों के दोनों नंबर अभाज्य से लिखे हैं, लेकिन दूसरा नियम, दूसरा शर्त इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। इनके बीच का अंतर आप देखेंगे 4 का है और हमें अंतर कितने का चाहिए? 2 का अंतर चाहिए। तो ये हो गया अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ये हो गया सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। अपेक्षित अभाज्य में इसको लिख सकते हैं, अपेक्षित अभाज्य में इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपेक्षित अभाज्य कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी जोड़ा लिखो उसमें कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, और इनमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलता, क्योंकि ये सभी के सभी अभाज्य संख्या से निर्मित होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप इनको फटाक से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स पूरा बनाते रहिएगा, एकदम विधिवत, एकदम सही से स्टार्टिंग से, और आपके ग्रुप डी के पेपर में 100% ये कारगर साबित होगा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, और कल की क्लास में अब हम लोग सीखेंगे एक नए अध्याय, इसी संख्या पद्धति का एक नया सेगमेंट, नया टॉपिक, विभाज्यता का नियम। अब कल से हम लोग सवालों पर आएंगे। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सब हमने बता दिया, और जो भी अब आपको आगे सिखाऊंगा, सिखाने के बाद तुरंत सवाल, सिखाने के बाद तुरंत सवाल। ठीक ना? तो अब हम लोग मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।